राजा परवेज अशरफ साहब को कोई एजेंसी वाला उठा के ले गया था और बहुत परेशान है, घबराया हुआ, कह रहा है मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। इनको सॉफ्टवेयर ही अपडेट कर दिया बाबू, वो मेरी कोई मजबूरी हो गई है तो इलेक्शन में मुश्किल है। मैं कहा राजा साहब खुदा का वास्ता है। तो इनका भाई था इमरान अजहर, उन्होंने कहा जी कोई और लड़ लेना, हम सारा खर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कहाँ से लड़ने, रात को आपने बीबी से कह के सबके कागज़ वापस करा दिए, इसका मतलब है ये प्लानिंग थी आपकी। हमें शक था तो हमने इनके पीछे मोटरसाइकिल वाले दौड़ाए कि ये कहीं बाहर ना चले जाएं। तो उसने हमें बताया कि वो चकराला की तरफ गए हैं जी, किसी सरकारी दफ्तर में। आसिफ जरदारी साहब इनको जब ये मिलने आते थे ना कोर्ट में आसिफ साहब से, तो सबके सामने कहते थे राजा अपने लड़के को आगे करते, तेरे बस की बात नहीं है। 5 जनरल थे हाजिर सर्विस, और अगर मखदूम साहब ये ताज है आपके लिए, ये ताज तो आप ही पहनेंगे लेकिन माइनस बेनज़ीर भुट्टो। शक हो चुका था कि हमारे कुछ लोग वो जो इस तरीके से उन्होंने बात की है तो तोड़ चुके हैं। वो इसमें फैसल साले याद साहब, राव सिकंदर इकबाल और नौरेश शकूर, इन लोगों के रवैये में थोड़ी सी तब्दीली देखी। एक सीनियर साफ़ी आया और कहता तुम्हारे 7 बंदे जो हैं वो उधर चले गए हैं राव साहब की क़यादत में। ये शुरू से बीबी के साथ वफादार थे या ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे? ये सब एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे और बीबी के साथ ये लोग प्लांटेड थे। मजीद कौन से लोग जो है वो पेट्रियाट में जा रहे हैं, उनका नाम बताना पसंद करेंगे? शाह साहब, वो काफ़ी लोग थे जिन्होंने रब्ता किया था उन लोगों से कि हमें भी शामिल कर लो। तो मैं अगर ये करूँगा तो बड़ा धमाका हो जाएगा। देखा था राजा परवेज अशरफ का और फैसल साले याद का, तो फैसल साले याद अपने जेब में वो सूरह यासीन रखते हैं, वो छोटा सा कार्ड जो था, तो उन्होंने कहा इस पर हाथ रख के कहें आप वो दिन बताएं जिस दिन आप प्रेजेंट हाउस में नहीं आते थे। मखदूम साहब ने, आपको पता है, बहुत दफ़ा माइनस बेनज़ीर, माइनस आसिफ जरदारी एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें मौका दिया, लेकिन उन्होंने इस मौके को अवेल नहीं किया और हमेशा अपनी पार्टी के जो लीडरशिप है उसको तरजीह दी। इसके काफ़ी सारे वाक़यात हैं, कोई वाक़या आपको याद है? शाह साहब, मखदूम साहब की फैमिली जो थी पूरी, मखदूम अमीन फ़हीम साहब की, उनके वालिद साहब मखदूम तालिब मोल्ला साहब या उनके बाकी बच्चे भाई, इंतहाई अपना वफादार पीपल्स पार्टी के लोग थे ये लोग। इन्होंने भुट्टो साहब से जो वादा किया था, मैं आपको एक बड़ा अहम वाक़या सुनाता हूँ। पहले तो चलो इतना नहीं था, लेकिन 94 के बाद मेरा उनके साथ काम करने का बड़ा 93 के बाद मौका था, और मखदूम साहब मुझ पर बड़ा इत्मीनान करते थे और बहुत प्यार करते थे। एक वाक़या सुनाऊँ, 2002 के इलेक्शन जब वो आए और पीपल्स पार्टी जीत गई, हुकूमत या वो जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी वो चाहती ये थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो माइनस हुकूमत बने। मुशर्रफ साहब चाहते हैं। मुशर्रफ क्या, पूरा वो उनका तो एक मुश्तरका फ़ैसला होता है एस्टेब्लिशमेंट का। तो बहर मुशर्रफ साहब भी कह लें, जो भी। जब 2002 में हम जीते हैं, कुछ लोगों के रवैये तब्दील होते देख रहे थे कि अचानक एक आया जी कि अपना कुछ जनरल हैं वो मखदूम अमीन फ़हीम साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट में बैठे हुए थे, 3 बजे का टाइम था। तो मखदूम साहब ने कहा पार्टी की क़यादत से, रज़ा साहब थे, सफदर साहब थे और शाह महमूद साहब थे, कि पहले कहा रज़ा तुम मेरे साथ चलो। तो रज़ा साहब ने कहा मैं नहीं जाऊँगा। रज़ा रब्बानी। शाह महमूद साहब ने कहा, सफदर साहब ने भी कहा तौबा करें मैं नहीं मिलता। बड़े मासूमाना अंदाज में कहते हैं कि फिर रिजवी साहब आप तो कम अज़ कम मेरे साथ चलें, क्योंकि पार्टी के सरबराह भी थे, वो बीबी बाहर थी। मैं कहा सर, तो उस दिन मैं मखदूम साहब के साथ जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। मखदूम साहब गाड़ी चला रहे थे, मैं उनके साथ बैठा था और तीसरा आदमी कोई नहीं था फ्रंट सीट पे, हम 2 थे। हम चले गए वहाँ, ये पंसड़की है सदर में, वहाँ किसी बड़े शख्स का, मुझे बाहर कोई नेम प्लेट वगैरह नहीं थी, तो वहाँ ले जाके मीटिंग की गई। तो 5 जनरल थे गालबन। तो पहले तो उन्होंने हमें बाहर एक छोटा सा वेटिंग रूम था, ड्राइंग रूम छोटा कह लें, वहाँ बिठाया। साथ ही 2 मिनट बाद एक साहब आए, उन्होंने कहा जी मखदूम साहब तशरीफ़ ले आए। तो मैंने कहा आए रिजवी साहब। मैंने कहा नहीं आपसे अकेले में बात करनी है। उन्होंने कहा नहीं ये मेरे साथ होगा।
अब वो या तो एक किस्म की गवाही रखना चाहते थे कि भाई मैं कोई ऐसी बात नहीं कि पार्टी के लोग उनसे कोई कहें कि ये बिक के आ गए। बहुत सुलझा हुआ और बड़ा वफादार शख्स, मैंने इतनी पीपल्स पार्टी के साथ वफादारी मखदूम फैमिली के अलावा किसी में नहीं देखी, मैं हकीकत में। अंदर उन्होंने कहा नहीं ये मेरे साथ जाएंगे, वहाँ मेरे साथ बैठेंगे। वो हैरान हो गया, उन्होंने कहा नहीं ये पार्टी के हमारे सेक्रेटरी के इंचार्ज हैं, ये साथ बैठेंगे। मैं साथ चला गया अंदर गया तो 5 जनरल थे, हामिद साहब थे और कौन, जनरल हामिद को तो मैं जानता था, बाकी 5 थे हाजिर सर्विस बगैर वर्दी के सूट वूट में। और अगर मखदूम साहब ये बीच में एक टेबल रखी हुई थी, उस पर गुलदान सा रखा था बड़ा खूबसूरत, कहते हैं ताज है आपके लिए, इसी तरह इशारा करके, हम चाहते हैं आप पहन लें। मखदूम साहब ने कहा यार ये आप क्या चाहते हैं, मेरी पार्टी जीती है और ये हमारा हक है। वो कहा नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन आप देख लें ये आपके लिए है। उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। मैं कहा नहीं एक छोटा सा इसमें प्रॉब्लम है। वो मखदूम साहब ने बड़ी हैरानगी से उनकी तरफ देखा, वो क्या? वो कहा ये ताज तो आप ही पहनेंगे लेकिन माइनस बेनज़ीर भुट्टो। वो मखदूम साहब अजीब परेशान, वो कहा ये नहीं हो सकता। वो कहा ये देख लें आप। उन्होंने कहा सर मैं जिस टाइम हलफ उठाऊँगा वेरी नेक्स्ट डे सुबह इन द मॉर्निंग दुबई जाऊँगा जहाज़ लेके और बीबी को अपने साथ मोहतरमा को लेके आऊँगा। वो कहा मखदूम साहब ये नहीं होगा। वो कहा ये नहीं होगा तो अस्सलाम वालेकुम। कुछ चाय सामान वगैरह था, कुछ सामान रखे था, हमने वो भी फिर नहीं पिया, चाय भी नहीं पी और नाराज हो के आ गए। नाराज कह लें या उठ के आ गए कह लें, नाराज ही हुए थे। और अगर ये नहीं है तो सॉरी, हमारा हक है, हमारी हुकूमत होगी। हम लोग वापस आए तो पार्टी की आदत सारी बैठी हुई थी, बाकी लोग भी आ चुके थे। आगे उन्होंने सारा बताया, उधर बीबी से बात की, लेकिन कुछ शक हो चुका था कि हमारे कुछ लोग वो जो इस तरीके से उन्होंने बात की है तो तोड़ चुके हैं। वो पेट्राट मतलब वर्किंग की हुई। हाँ, अभी पीपल्स पार्टी पेट्राट का नाम नहीं आया था, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में बात की थी ये शक हो चुका था कि कुछ गड़बड़ है। शाम को जब हमारे यहाँ सीसी की मीटिंग हुई, उसमें 2-3 लोगों ने बड़ा अपना इतराज़ किया कि क्या अर्थ था, आप मान लेते बाद में हो जाता। अच्छा ये मामला फिर ये सीसी में लेके गए जनरलों वाली जो मीटिंग है? हाँ, शामी के दिन। अच्छा। तो उसमें फैसल साले याद साहब, राव सिकंदर इकबाल और नौरेश शकूर, इन लोगों के रवैये में थोड़ी सी तब्दीली देखी। वो कह रहे थे कि ये एक्सेप्ट करके आपको मान लेना चाहिए था, बाद में हम देख लेते, हुकूमत आप ले लेते। हाँ। वज़ीर आज़म बन जाते माइनस बेनज़ीर जी। वहाँ बड़ी हैरानगी हुई। बहरहाल वो रात 10-11 बजे तक चलती रही मीटिंग और कहा कि नहीं ये नहीं होगा। सुबह फिर हम लोग दफ्तर में बैठे थे तो एक सीनियर सहाफ़ी आया और उसने कहा रिजवी मेरे पास आओ। सारों से दोस्ती थी, ऊपर आया यार तुझसे बात करनी है। मैं ऊपर क्या कहता, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे 7 बंदे जो हैं वो उधर चले गए हैं। मैं कहा ना करें जी। उसमें सबसे पहला नाम जो उसने लिया राव सिकंदर इकबाल का लिया कि राव साहब की क़यादत में तुम्हारे बंदे 7 के जो है वो चले गए हैं और वो वहाँ वो क्या ब्लॉक होता है अपना असेंबली में, फॉरवर्ड ब्लॉक। मैं कहा यार क्या बात करते हो, राव सिकंदर हमारा बड़ा वफादार आदमी है। कहना मैं मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने नाहिद खान और रज़ा रब्बानी और सफदर अब्बासी बैठे थे अपने कमरों में। हम लोग कंप्यूटर रूम में, मैंने उनको बुला लिया, वो सहाफ़ी, मैं और ये तीनों बैठ गए। मैं कहा जी ये सुने, ये खबर है। वो कहा नहीं तुम क्या बात करते हो। उन्होंने कहा जी मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये हो चुका है। मैंने कहा इतने जल्दी से राव साहब को फ़ोन करो, बुलाओ। मैंने राव सिकंदर इकबाल को फ़ोन किया, सिर्फ राव साहब को, मरूम अब तो खैर। मैं कहा राव साहब पार्टी के दफ्तर तशरीफ़ लाएँ, वो को बातचीत करनी है, मीटिंग करनी है उस सिलसिले में। हाँ भाई मैं आ रहे हैं। आ गए थे 15 या 20 मिनट में। तो आते ही इनको भी कंप्यूटर रूम में ले गए और कहीं नहीं बैठे थे, हम लोग वहीं बैठे रहे। तो सहाफ़ी को कहा सामने वाले कमरे में चले जाओ, तुम्हें नहीं देखना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। तो उन्होंने आते ही कहा कि राव साहब हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि आप और आपके साथ 6-7 लोग जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं और उसमें उनके बंदे का साथ देंगे। और नहीं बीबी क्या बात करते हो, मैं बीबी को छोड़ ही नहीं सकता। वो जिस स्टाइल में बोलते थे रांगड़ी ज़बान में, और ना बीबी किसने कह दिया। उन्होंने कहा जी हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमें यकीन नहीं है। तो हमने कहा हम आपको बुला के बताएं कि आपके ख़िलाफ़ ये बातें की जा रही हैं।
और नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अब खैर वो फिर थोड़ी देर बैठे और चले गए। तो उस साफ़ी को बुलाया, यार तुमने अमीन राव साहब पे इल्ज़ाम लगा दिया। सीनियर साफ़ी था वो। क्या नाम था वैसे? मीर साहब, हामिद मीर साहब थे। अच्छा। हाँ। ओ बड़ा क्या लगा, वो हंसने लगा, वो कहने लगा बाजी चलो एक आध दिन में पता चल जाएगा। उस ज़माने में बीबी के बाद बाजी ही थी, तो हर आदमी उन्हीं से मुखातिब होता था। अब हंसा बड़ी ज़ोर से, वो जो उनकी स्टाइल हंसने का, तो तंज़ी अंदाज में, और चलो पता चल जाएगा। शाम को उन्होंने 4 बजे फ़ोन किया कि मैरियट होटल आ जा फ़ौरन मुझे। आप क्या हुआ? कह रहा जल्दी आओ मैरियट। मैंने कहा कि ऊपर जाके कहा कि वो मुझे वो मीर साहब कह रहे हैं होटल आ जाओ। यानी अब क्या हुआ? मैंने कहा मुझे नहीं कहा बस तुम आओ, मैंने कुछ दिखाना है। 3 साढ़े 3 का टाइम था, तो मैं गया तो वो जो मैरियट होटल का हॉल है जी, उसमें वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही थी, कुर्सियाँ उर्सियाँ और स्टेज लग रहा था। तो मैं कहा मीर साहब ये क्या है? कहने का तुम लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हो ना। अभी 4 बजे फैसल साले याद, राव सिकंदर, नूरे शकूर, याद राज, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 7 लोग। वो खालिद हमायूं के एक मुंशी का बेटा था जो गुजराला से, जिसको घर के बंदा समझ के उन्होंने लड़ाया था क्योंकि उनकी यहाँ ख़ानदानी। रईस मुनीर भी था आपके? रईस, हाँ जी। और ये नदीम नाम था गालबन इसका, गुजराला का। ये सारे एक एक करके आना शुरू हुए। मैंने वहीं से फ़ोन किया, मैं कहा जी सुबह जो बात की थी मीर साहब ने वो सही है। ये उसी दिन बताया था और उसी शाम को प्रेस का एक दिन पहले हुआ था ना, फिर अगले दिन सुबह उसने बताया कि आज कुछ होने लगा है। फिर उसने मैरियट होटल बुलाया मुझे, तो नहीं हो सकता ये। मैं कहा मेरे सामने यार आप कह रहे नहीं हो सकता। और आप ये सारी डेवलपमेंट आप बीबी को भी साथ मैं तो इनको बता रहा था, ये आ गए फिर ऊपर इतला दे रही थी। वो एक तो बीबी को वो दुख नहीं देना चाह रहे थे कि जब तक कंफर्म ना हो जाए वो नहीं बता रहे थे। एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये इन्फॉर्मेशन थी, हमने राव साहब को बुलाया है, सिकंदर इकबाल को, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं बीबी को छोड़ ही नहीं सकता। तो वो बता भी दिया और ये भी कह दिया कि अभी तक कंफर्म नहीं। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैं वहाँ था, ये यहाँ से बता रहे थे या जो भी था। जब वो ये लोग आना शुरू हुए तो फिर मैंने रिंग किया। मैं कहा यहाँ सबसे पहले राव साहब और फैसल साले आ रहे थे। मैंने कहा जी ये आ गए हैं, बाकी आ रहे हैं। फिर साफ़ी वाफ़ी सारे पे इस्लामाबाद का सारे, और इसवी तू भी जा रहा है? और मैं कहा परे करो यार। ये साफ़ियों ने मुझे वहाँ देख के बड़े तंजिया कहा, ओए तू भी जा रहा है? पर चले 7 बंदे बैठे थे, 7 बंदे बैठे थे, मान लो 10 नहीं थे, 3 बाद में गए हैं इनको। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट के नाम पे वो फॉरवर्ड ब्लॉग बना रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि कोई पैसा हो जाए, नहीं तो अपना आदमी लाएंगे। वो हो गया। मैंने तो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चलना शुरू हो गई। मैं उस टाइम वहीं था, लॉबी में आ गया था, उनके सामने नहीं किया। वो कंफर्म हो गई बात। तो ये कैसा लगा? जो एक बहुत बड़ा झटका लगा था कि इन हालात में बेनज़ीर भुट्टो की पीठ पे अपने लोगों ने, उन लोगों ने जिस पे कभी बेनज़ीर भुट्टो शक नहीं कर सकती थी, छुरा खोपा था। तो आप क्या समझते हैं, ये शुरू से बीबी के साथ वफादार थे या ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे जिन्होंने वक्त? उस दिन ये एहसास हुआ था कि पिछली वाक़यात भी जो गुजरे हैं कि ये जो लोग थे ये सब एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे और बीबी के साथ ये लोग प्लांटेड थे। आज भी जिस तरह हमारे आधे से ज़्यादा लोग प्लांटेड हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, उस ज़माने में भी ये लोग थे। आज ज़रा बड़े लोग आ गए हैं उसके प्लांटेड लोग, लेकिन उस ज़माने में लोग खौफज़दा थे। लोग आवाम बीबी के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं थी। फैसल साले याद के तो और करप्शन केसेस थे या क्या था जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल हुए या क्या? ब्लैकमेल नहीं, वो इक़्तिदार के भूखे थे ये लोग। ब्लैकमेल इन्होंने क्या होना है? अब बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, सारे पैसे वाले थे, कोई ये नहीं था किसी चीज़ की कमी थी, लेकिन बस इन लोगों ने बीबी को धोखा दिया था। बहरहाल एक एक करके 9 हो गए। अगले दिन असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया, तो इनको चाहिए था 10। हमारे 261 थे, 71 थे, 72, तो 10 अगर चले जाते तो वहाँ हो जाते। हम अभी मुतमईन थे साइड पे। हाँ जी, हम मुतमईन थे कि पूरे नहीं हैं। 2 बंदे और पूरे हो गए जब, तो अचानक एक फ़ोन आया कि
बीबी की एक बहुत करीबी साथी थी, जानने वाली या दोस्त कह लें, शनाज शेख, कि वो भी जा रही है। मैं अगर नामुमकिन बात है, वो नहीं जाएगी। कहते हैं चलो, पहले भी यकीन नहीं करते तो तुम। वो लाहौर से आ रही है और प्रोटोकॉल उसको लेने चला गया। मैंने गाड़ी निकाली, मैं VIP लॉन्च में पहुंच गया, एयरपोर्ट। मैंने इत्तला दे दी थी नाहिद खान को कि हमारा तो सरिया वही था ना। हम उसको बताते थे, वो आगे बताते, बीबी को बताते थे। हमने उनको बता दिया कि बाजी, तो उस टाइम उन्होंने मुझ पर बड़ी खिंचाई की, जो मुंह में आता है बोल देते हो। शनाज शेख के बारे में तुम सोच कैसे सकते हो? मैं कहा जी एक इत्तला है, कंफर्म करने में वहाँ पहुँच रहा हूँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुम देखो फिर मुझे बताओ। हम एयरपोर्ट गया तो देखा, वहाँ एक दोस्त के साथ मैं गया, गाड़ी निकाल के वहाँ गया तो देखा जी वहाँ बाहर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी। मैं VIP लॉन्च में जाके बैठ गया। देखा थोड़ी देर बाद शनाज शेख साहब तशरीफ ला रही और उनके आगे पीछे पुलिस वाले थे। इतने रिजवी, क्या हाल है? मैं कहा अभी तक तो ठीक हूँ जी, क्या मतलब है? मैं अब कह ठीक है जी। मैंने वहाँ फ़ोन किया बाजी को, मैं कहा जी ये सूरत हाल है और गाड़ियाँ अभी आई हुई हैं और ले गई हैं उसको, हो ही नहीं सकता। उनको अगले दिन सुबह इजलास के टाइम तक वो मुझे बुरा भला कह रही थी, क्योंकि इजलास के टाइम जनाब शेख बाजी के साथ वाली कुर्सी पे बैठी और मैं जाके सामने जो आपके प्रेस गैलरी है वहाँ बैठ गया। तो मुझे नीचे से इशारे हो रहे हैं कि तू बकवास कर रहा था। बकौल मैं हकीकत। अच्छा, जब PM की वोटिंग के लिए, PM की वोटिंग के लिए, ठीक है, तो बकवास कर रहा था। मैंने कहा ठीक है। अब नुसरत जावेद, मालिक, हामिद मीर और दो चार सीनियर सहाफ़ी ये मेरे साथ वहीं बैठे हुए थे, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। तो वो कह रहे रिजवी, मैंने कहा जी अभी तक उनको यकीन नहीं आ रहा, बहरहाल थोड़ी देर और ठहर जाएँ। फिर स्पीकर ने, वो जो आपके सियालकोट के थे, चौधरी अमीर हुसैन, उन्होंने ऐलान किया जी कि जो पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को वोट देना चाह रहे हैं वो इस तरफ आ जाएं, यूसुफ रज़ा गिलानी को, और जो जमाली साहब को वोट देना चाह रहे हैं वो इधर आ जाएं। सब उठ के चले गए, ये दोनों अपनी कुर्सी पे बैठी नहीं, इंतज़ार करती हैं। तो वो मुझे उस टाइम भी कहीं देखा, यानी कि वो अभी तक समझ रही थी कि ये हमारे साथ हैं। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने कहा जी जल्दी करें, घंटियाँ बज रही होती है, तो आखिरी टाइम हुआ तो ये दोनों खड़े हो गए। अच्छा, ये समझ रही थी कि ये हमारी तरफ जाएंगी, वो जो लेफ्ट राइट होता है कि पीपल्स पार्टी के लेफ्ट होगा, लाइन बना लें और वन बाय वन आके। तो थोड़ी आगे जाके तो नाहिद मैं आ रही हूँ, तुम चलो। तो नाहिद ने कहा शनाज शेख हमारी लाइन उधर है, तुम इधर कहाँ जा रही हो? आप चलो, मैं आ रही हूँ। तो मैंने, इन्होंने यूँ करके ना ऊपर देखा तो मैंने कहा गई। तो वहाँ उस टाइम भी उन्होंने थोड़ा सा मुझ पर नाराज़गी का इजहार किया और ये सारे हंस रहे हैं मेरे, रिजवी नहीं यकीन किया, तुझे डांट पड़ रही है। मैं कहा आ जाएगा यकीन। थोड़ी देर बाद देखा तो वो उस लॉबी में जाके फिर आई नहीं। फिर मुझे कहती हैं कि बड़े गुस्से से, ये क्या किया इसने? तो अब मैं मुस्कुरा रहा हूँ सारों के सामने, मैं मुस्कुरा रहा हूँ बैठा हुआ। खैर वोटिंग हो गई तो उन्होंने, हालांकि वो जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती वो बाहर वो नहीं निकलते, लेकिन मुझे इशारा किया कि जल्दी से नीचे आओ। मैं भाग गया, यार ये क्या किया इसने, ये तो इसने बीबी के साथ। मैं कहा जी मैंने कल ही आपको बता दिया। तो बीबी के साथ उसका बहुत क्लोज ताल्लुक था, अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे। वो दो चार लोग थे जो करीब थे कि जिन कैबिनेट होती है वो लेडीज़ थी, और ज़्यादातर एक बीबी की ये भी थी मजबूरी की, थोड़ा बहुत इंग्लिश जो ज़्यादा अच्छी बोलते तो उनको क्लोज कर लेते, क्लोज थी या जो भी ऐसा, तो ये क्लोज खातून थी उनकी। तो बड़ा धचका जो लगा, औरों का भी लगा लेकिन शनाज का भी बहुत बड़ा धचका लगा। और ये जब इतला बीबी को सारी हुई तो बीबी का क्या रिस्पॉन्स था? बीबी बड़ी बाहिम्मत खातून थी, कहती हैं कि कोई ऐसा नहीं कि इन्होंने बुरे वक्त में मुझे इन लोगों पर एतमाद नहीं था। बहरहाल वो क्या कर सकती थी उस टाइम। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इनको 10 बंदे तोड़ के हमारी, और 10 ने बीबी के, मतलब आपका मैंडेट चोरी हो ये जो आजकल चोरी की बात, उस वक्त आपका, उस टाइम हमारा मैंडेट चोरी हुआ था। फिर वो 5 साल उन्होंने फौज के साए में गुजारे। उस वक्त कुछ और लोग भी जाना चाह रहे थे पेटीगार्ड में, उनको ज़रूरत नहीं थी। कई लोगों ने उनसे रब्ता किया कि हमें भी रख लें, लेकिन
उन्होंने कहा नहीं, हमारी गिनती पूरी हो चुकी है। वो ज़्यादा भीड़ रखना भी नहीं चाह रहे थे। मैंने जो अंदाज़ा लगाया, उनके बंदे पूरे हो चुके थे तो वो किसी को नहीं ले रहे थे, 10 के बाद किसी को नहीं। उसका मतलब आपको पता था कि मजीद कौन से लोग जो है वो पेट्रियाट में जा रहे हैं, उनका नाम बताना पसंद करेंगे? शायद साहब वो काफ़ी लोग थे जिन्होंने रब्ता किया था उन लोगों से कि हमें भी शामिल कर लो। लेकिन मेरे ख्याल में पर्दा, टाइम गुजर गया है, अब पर्दा है तो पर्दा ही रहने दें। काफ़ी लोग थे। अब मैं अगर ये करूँगा तो बड़ा धमाका हो जाएगा। मैंने अपनी एक किताब लिखी है, थोड़ा बहुत रह गया तो वो आ जाएगी, लेकिन मुझे आप जैसे दोस्तों ने कहा था कि ये मरने के बाद जारी करना है या मुल्क से बाहर चले जाना, बड़ी क़यामत आ जाएगी। तो उसमें मैंने दिया बस सब कुछ, बीबी के कत्ल भी और बीबी के साथ जिसने बगावत की उनकी भी। लेकिन अभी क्योंकि अब वो लोग बहुत ज़्यादा क्योंकि वफादार हुए मैं, अब वो ठीक है, अब वो ठीक है, तो बस ठीक है, अब ठीक है। तो हमें बात बड़ा वो पर्दा है तो पर्दा ही रहना। मुशर्रफ दौर के कुछ मजीद इवेंट्स हैं जिसमें बल्दियाती इलेक्शन था ज़िला नाज़िम का, तो उसमें पिंडी वाले भी लड़ रहे थे, आगा रियाजुल इस्लाम, उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ। इस हवाले से आपकी कोई चीज़ है नॉलेज में कि क्या हुआ था उस वक्त? 2000 जब ये बल्दियाती इलेक्शन हुए तो ये सारा हमारा प्रोग्राम था। तो उन्होंने पीपी का ब्रेन चाहिए। हाँ जी, तो उन्होंने वो जो हमारी उसके लिए तैयारी की थी या कोई पेपर वर्क किया था, तो उन्होंने मांगा था हमसे, जनरल अमजद साहब ने, बड़ा क्लोज तरीन उस ज़माने में, वो नैब के भी कुछ बने थे, तो हमने उनको दिया था। बहरहाल 2000 जब ये इलेक्शन आया नाजिम का, और वो ज़िला नाजिम और सिटी नाजिम का, तो बीबी ने वहाँ से लिख के भेजा कि राजा परवेज़ अशरफ साहब को ज़िले का, और हम चाह रहे थे कि ज़िले का आगा रियाज को करें और नीचे दूसरे किसी को लड़ाएं। राजा साहब ने कोई अपना गेम चलाया और दुबई से फ़ैसला हो गया जी कि राजा परवेज़ अशरफ को ज़िला नाजिम का टिकट दे दिया। ज़िला नाजिम का टिकट दे दिया राजा साहब को, और आगा साहब को ये रावलपिंडी सिटी का तहसील जो भी था, पिंडीज तहसील का नाजिम जी। वहाँ सब ने कागज़ जमा कराए 3-3 4-4। अभी राजा साहब, मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम था, राजा साहब ने आखिरी दिन एक फ़ोन कराया बीबी से कि जिसने ज़िले नाजिम के लिए टिकट वो अप्लाई किया, सॉरी कागजात जमा कराए हैं कोर्ट में, वो वापस ले रिटर्निंग अफसर से। लो जी, हमने फिर सबको कहा कि अपने अपने कागज़ वापस लें, और एक तहसील में ये लड़ेंगे और ज़िले में अपना वो अपना राजा साहब लड़ेंगे। तो वो सब ने कागज़ वापस ले ली। 4 बजे लास्ट टाइम था इलेक्शन से पहले। रात को कोई जब हो गया सारा कुछ, तो रात को कोई 3:30 पौने 4 का टाइम था, सुबह कह लें आप, बल्कि मुझे एक फ़ोन आता है, सो रहा था मैं कभी फ़ोन बंद नहीं करता था। और देखा राजा परवेज़ अशरफ साहब का, बाबू कहाँ है? मैंने कहा जी इस टाइम लाजिम बात है, सो रहा हूँ, मैंने अभी नाहिद बहन से मिलना है, नाहिद बहन से मिलना है। मैं कहा राजा साहब वो अपने घर में सो रही होंगी, मैं आप किस तरह उनको उठाऊँ? नहीं मुझे मिलना है। बहुत घबराए हुए थे। बहरहाल ये मुझे पता था कि वो सुबह कुरान खानी और नमाज के लिए लाजमी उठती हैं नमाज के टाइम। तो मैंने फिर कहा कि अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने फिर उनको फ़ोन कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा राजा साहब परेशान हैं। मैंने किया तो उन्होंने कहा इतने अब तो थोड़ी देर नमाज होगी, मैं नमाज़ पढ़ लूँ और कुरान पढ़ लूँ फिर ही मिलूँगी। मैं कहा जी उनसे कह दो कि फिर 5:30 पौने 6 आ जाएँ। मैं क्या कह दूँ, आपकी सड़क पे फिर रहे हैं, इतने परेशान हैं, बाहर ही खड़े हैं चक शहजाद वो फार्म हाउस जो उनके पास। तो वो कहने लगे इतने फिर ठीक है, मैं कह देती हूँ उससे, कह दो 5 बजे 5:30 बजे मैं चौकीदार से कहती हूँ बिठा देंगे, मैं नमाज़ पढ़ के ही मिलूँगी। मैंने उनको फ़ोन नहीं किया। 4:45 मैंने कहा राजा साहब अभी मेरी बात हुई है, उठ गई हैं, वो नमाज़ पढ़ के 5:30 बजे आप आ जाएं तो घर पे वो आपको बिठा देंगे, उनको बता देंगे। 5:30 बजे राजा साहब को कमरे में बिठाया गया तो 15 मिनट नहीं गुजरे थे कि फिर फ़ोन आया। अब जो देखा तो नाहिद खान का, वो बड़ी परेशान थी, यार इतने जल्दी से मेरे दफ्तर घर पहुँचो। मैं कहा खैरियत? तो बस तू पहुँच, मैं यहाँ, अच्छा हाँ 4-5 मजबूत लड़के लेते आना। मैं कहा खैरियत है, किसी को मारना पीटना है क्या? यार तुझे जो कह रही हूँ वो कर, जो स्टाइल है उनका। मैंने बोपी खालिद नवाज बोपी था, मुजाहिद लड़का था, एक शौकत सत्ती था, इनका फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, तुम लोग तैयार हो? किया हो गया भाई, मैं कहा बस तैयार हो।
खैर इनको मैं ले के बाजी नाहिद के घर पहुंच गया तो उन्होंने मुझे इशारा किया और उठ के खुद चली गई चाय के नाम पे। मैं भी पीछे से गया, मैं अंदर घर पे जाता रहा। मैं कहा खैरियत है? कहती हैं यार पता नहीं रात को बड़ा परेशान है, इनको कोई एजेंसी वाला उठा के ले गया था और बहुत परेशान है, घबराया हुआ, कह रहा है मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। इनको सॉफ्टवेयर ही अपडेट कर दिया, अपडेट किया था यार, जो भी कह लें। तो मैंने कहा बाजी अब कैसे हो सकता है, अब तो हमारा वहाँ बंदा भी कोई नहीं, 1-to-1 मुकाबला है। उधर परवेज़ मुशर्रफ का तारिक कियानी और इधर से हमारा राजा परवेज़ अशरफ, तो ये तो बड़ा मुमकिन ही नहीं। कहती है मैं खुद परेशान हूँ, वो कह रहे हैं मैंने नहीं लड़ना। तो मैं आ रहा हूँ तो इन सब लड़कों को जरा समझाऊँ उसको, उसकी ये जुमला था कि उनकी टांगों पे सरिया बांधें, खड़ा करें मजबूती से। तो हौसला था। हम लोग आगे बैठ गए कि जैसे मेरी कोई बात नहीं हुई है। थोड़ी बात कहते हैं यार इब्ने राजा साहब बहुत परेशान हैं, इनसे पूछो क्या हुआ इनके साथ। तो मैं कहा वो तो अंदाज़ा हो गया था जी जब इन्होंने साथ को फ़ोन किया था। खैरियत है बाबू, वो मेरी कोई मजबूरी हो गई है तो इलेक्शन में मुश्किल है। मैं कहा राजा साहब खुदा का वास्ता है, अरे जैसे साहब अब तो 1-to-1 2 बंदों का कागज़ है, रात को आपने बीबी से कह के सबके कागज़ वापस करा दिए, अब आप कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा नहीं। हम किसको लड़ाएंगे इलेक्शन, हमारे पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं, इलेक्शन तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। तो वो थोड़ी सी वो कहते हैं ना बात गुस्से और हो गई कि वो बदजिद थे कि मेरा मुश्किल है और हम बदजिद थे कि नहीं। तो उसका हल ये निकाला कि इतने में नाश्ता आ गया, उन्होंने कहा नाश्ता करो फिर बात करते हैं। नाश्ता ऐसा सबने किया, उन्होंने कहा यार इस तरह करो कि सबकी मीटिंग बुला लो आगर रियाज के दफ्तर में 11 बजे, पूरी पिंडी की अहदेदारों की, पिंडी के अहदेदारों की। हाँ जी। खैर जी वो फिर सबको फ़ोन किया, उसमें फ़रतुल्लाह बाबर, नवाज़ खोकर, आजी साहब, सरदार सलीम साहब, अली असगर के अनीसा अपना आगर रियाज साहब, ये सारे उस मीटिंग में बैठे हुए थे। नाहिद खान, सफदर अब्बासी, रज़ा रब्बानी भी आ गए थे। क्या हुआ जी, वो ये बात करें जी। उन्होंने कहा जी रात को मेरा एक प्रॉब्लम हो गया है। उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम हो गया, सबने कहा नवाज़ खोकर वगैरह ने कि कर दो राजा साहब, तो अड्डे अलावा बंदा ही कोई नहीं है वो जो पंजाब पटवारी में। उन्होंने कहा नहीं जी वो तो इनका भाई था इमरान अजहर। उन्होंने कहा जी कोई और लड़ लेना, हम सारा खर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कहाँ से लड़ने, रात को आपने बीबी से कह के सबके कागज़ वापस करा दिए, इसका मतलब है ये प्लानिंग थी आपकी। ये वहाँ लीडरशिप ने उन पर इल्ज़ाम भी लगाया। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा राजा साहब अब ये नहीं हो सकता, इलेक्शन तो आप ही लड़े, अब हम किसी को खड़ा ही नहीं कर सकते, ना हम तारिक कियानी की मैच कर सकते। अब मजबूर हो गए थे तो फिर कहते हैं अच्छा फिर ठीक है अगर ऐसे ही है तो मैं लड़ना और उठ के यहाँ से गए। तो हमें शक था तो हमने इनके पीछे मोटरसाइकिल वाले दौड़ाए कि ये कहीं बाहर ना चले जाएं। तो उसने हमें बताया कि वो चकराला की तरफ गए हैं जी किसी सरकारी दफ्तर में। अब पता नहीं वहाँ इनकी बार्गेनिंग हुई है कि भाई मैं लड़ांगा लेकिन बस लड़ाईंगा, रस्मी लड़ांगा। हाँ, और वाकई पूरा पिंडी तारिक कियानी के बैनरों से पोस्टरों से भरा हुआ था। हमारा कोई पोस्टर नहीं था ज़िले का, तहसील के थे ज़िले का। इसके अलावा फिर हर स्कूल में 200-250 बंदों की क्लासेस हो रही थी, ट्रेनिंग हो रही थी। तो वो रोज़ आना पहुँचे होते थे, कियानी साहब खाने दे रहे हैं, बोतलें दे रहे हैं, नाश्ते करा रहे हैं हमारी तरफ से। फिर नाहिद खान कराची से आई है, उसने भी तमाम स्कूलों में जाके अच्छा हम पहले दिन नहीं लेके गए, मुलाकातें करने गए कि आप हम, क्योंकि उनका शहर था तो पिंडी से उनके लगाव भी था एक, तो उन्होंने कुछ दिन पे खुद मेहनत की। तो मैं हैरान था जी सियासी लोगों के ऊपर, क्योंकि अजीब किसी गरीब किस्म के लोग मेंबर बन चुके थे, काउंसलर बन चुके थे। उन्होंने उनको पकड़ के नोचना शुरू कर दिया, खाना से की ले आए हो, कही क्या तरीका है आपका। ना तरीका नहीं है, उन्होंने ख़राब कर दिया इनको खाने खिला के। कहीं यार फिर लेके आना था, तुमने मुझे बताया नहीं इस मामले में। वो खिलाने में बड़ी मास्टर भी थी। बहरहाल बगाया बोतलें, फ्रेस्को की मिठाई, समोसे, पकोड़े, जूस, फ्रूट गाड़ी भर के हर स्कूल में फिर पहुँचाया। वहाँ गए, बातें की उनसे कि आप हमें वोट दें ये वो। तो वहाँ शिकायत हुई थी कि आप तो कैंडिडेट ही नहीं आता यहाँ। अच्छा खैर फिर उन्होंने कहा तो आखिरी दिनों में एक अपना एक्सप्रेस वे पे शिकरियाल के पास एक स्कूल है, एक घर है, वहाँ हमारा कौंसलों का एक वो हुआ था, मीटिंग हुई थी। मैं हैरान था कि वो मुख्तार शाह
उनका ड्राइवर भी था, उनका सेक्रेटरी भी था, उनका सब कुछ था। वो उनका ड्राइवर ही था लेकिन था वो सब कुछ उनका। वो एक इतने बड़ा पोस्टर हाथ से लेवी लगा के लगा रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, स्टिकर वगैरह नहीं छपाया, बड़े पोस्टर बैनर नहीं लगाएंगे? तो कहना मैनू जेड़ा देता है मैं ला रहा है ना जी। मैं चुप हो गया, मैं कहा पता नहीं। और आप ये देखो कि चारों तहसीलें हम जीत गए, मरी, कोटली सतियाँ, टेक्सरा, गुजर खान। इसमें कौन कौन जीते थे आपके? इसमें एक सरवर खान के बड़े छोटा भाई था, वो टेक्सला से जीता, सदीक खान साहब। और चारों तहसीलें हम जीत गए थे पाकिस्तान। पिंडी में आके हम 100 वोटों से हार गए, क्योंकि आपने इलेक्शन लड़ा ही नहीं था। हमने वो फिर लड़ाई था, सिर्फ लड़ा नहीं था, लड़ांगा लेकिन बस लड़ाईगा। हाँ। तो वो कोई बात हुई थी इनकी या जो भी था, तो इन्होंने दिल से इलेक्शन नहीं लड़ा, ना किसी से मिले, ना किसी के घर गए। और वो रोज़ सुबह दोपहर शाम मैरियट में और पीसी में खाने दे रहे थे, पैसा था। लेकिन इसी जो इलेक्शन इन्होंने लड़ा नहीं है प्रैक्टिकली, इसके इन्हें अगले इलेक्शन में फायदा हो रही है। मैंने बने आसिफ जरदारी साहब इनको जब ये मिलने आते थे ना कोर्ट में आसिफ साहब से, तो सबके सामने कहते थे राजा अपने लड़के को आगे करते, तेरे बस की बात नहीं है, तू अब इलेक्शन ना लड़ना। 3 दफ़ा हार चुके थे, लेकिन 2002 में जब वो जीते हैं तो बड़ा परेशान था। उन्होंने कहा आगा राजा साहब कौन सी कोड़ा कम पाया तुझा? मुझसे कह रही ये क्या हुआ? मैंने कहा जी वो मुझे लग रहा है कि वो उस कुर्बानी जो दी थी उसका इनको सिला मिला है। ना खड़ा कर दूंगा, मैं कहा मुझे यही लग रहा है जी। तो मेरा ख्याल वो तो बात वही थी बात। क्योंकि मैंने इनके उस अरसे में इंटरव्यू भी किया जिसमें ये कहते थे कि फौज और पीपल्स पार्टी को मिलके काम करना चाहिए, यही मुल्क को दलदल से निकाल सकते हैं, मसाइल की दलदल से। तो मैंने एक इंटरव्यू देखा था राजा परवेज अशरफ का और फैसल सालेहात का। तो फैसल सालेहात अपने जेब में वो सूरह यासीन रखते हैं, वो छोटा था कार्ड जो था, तो उन्होंने कहा इस पे हाथ रख के कहें आप वो दिन बताएं जिस दिन आप प्रेजेंट हाउस में नहीं आते थे पूरे 5 साल। तो वो कहते हैं और छोड़ो कह रहे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये आपको दे रहा हूँ, सिर्फ ये वो दिन बता दें जिस दिन आप प्रेजेंट हाउस में नहीं आए। यानी कि 5 साल में 365 को आप वो कर लें, होगा सिर्फ वो दिन बता दें जिस दिन नहीं आए। ये फैसल सालेहात ने राजद परवेज अशरफ को कहा। वो एक इंटरव्यू चल रहा था, वो जो टॉक शो होता है उसमें, ठीक है, तो उसमें ओपन है वो। अच्छा, वो देखें आप। मैं कहा हामिद मीर का था या समा में था, ये उसने बहुत वीडियो निकाली है, उनका इसको पकड़ के आप सिर्फ वो दिन बता दें जिस दिन आप नहीं आते थे फाइलें लेके। बाद में पता चला इन लोगों ने भी कहा था, लेकिन अब छोड़ें, जो पर्दा ही रहा है, हुआ है ये सारा कुछ।